नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां देहरादून में स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 का समापन सत्र का आयोजन किया गया। महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। साहित्य प्रेमियों को एक बड़ा मंच यहां मिलेगा, सीएम की ओर से कहा गया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 के समापन सत्र में भाग लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें पूरे देश और दुनिया की संस्कृति प्रेम, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, उनके विद्वानों का संयोजन हो रहा है। मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। आने वाले समय में साहित्य और कला के क्षेत्र में अनेक कलाकारों, साहित्य प्रेमियों को एक बड़ा मंच यहां मिलेगा। जो यहाँ पर इस पर हिमालय महोत्सव का आयोजन हो रहा है, इसमें पूरे देश और दुनिया के संस्कृत प्रेमी, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, अनेक विद्वान पूरी दुनिया भर के, देश भर के उनका संयोजन हुआ है। मैं उन सभी का यहाँ पर बहुत देवभूमि पर बहुत स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से ये गांव हमारे अटल जी की जो कवि हृदय था, उनकी स्मृति में बनाया गया, उनके स्मरण में बनाया गया। आने वाले समय में ये साहित्य और कला के क्षेत्र में और हमारे अनेक कलाकारों को, साहित्य प्रेमियों को, लेखकों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको यहाँ पर मिलेगा। अनेक प्रकार के अवसर देने का काम भी करेगा, युवा नौजवानों को साहित्य और कला प्रेम से जोड़ने का काम भी करेगा। तो वहीं देहरादून में प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कई हिस्सों से आए हुए लोगों ने भी इसमें प्रतिभाग किया। तो जानकारी के लिए बता दें कि देहरादून के दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया। इस मौके पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कई प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रहीं। सम्मेलन में देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हुए, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए और राज्य के विकास में अपनी भूमिका पर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने राज्य स्थापना की रजत जयंती पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी राज्य के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो हर जगह उत्तराखंड की संस्कृति और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही सीएम ने बताया कि प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन इसी सोच के साथ किया गया है, जिससे प्रवासियों और राज्य सरकार के बीच संवाद और सहयोग को नई दिशा मिल सके। हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और रजत उत्सव यहाँ 25 साल का कालखंड पूरा होने के अवसर पर रजत जयंती का वर्ष है। और ये पिछले वर्ष से हमने पूरे देश भर के और दुनिया के जो उत्तराखंड के हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, वो सब भी अपने पैतृक स्थानों से जुड़े, अपने पूर्वजों की मिट्टी से जुड़े, अपने पूर्वजों के स्थानों के विकास के लिए अपना योगदान दें, उनके सुझाव लें। और राज्य स्थापना में राज्य की अनेक जो आंदोलन चले, उनमें हमारे प्रवासियों का भी बहुत बड़ा योगदान पहले से रहा है। और ऐसे में जब राज्य हमारा अनेक नवाचार कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से तेज गति से विकास कर रहा है, ऐसे में हमारे प्रवासी भाई बहन भी इस विकास के सहयात्री बने। इसको लेकर प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन पिछले वर्ष भी किया था, इस वर्ष भी किया है। सबके सुझाव आ रहे हैं और अलग अलग सत्रों में आज पूरे दिन भर ये सम्मेलन चलेगा। पिछले साल यहाँ के मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने आह्वान किया था कि हम लोगों को एक एक दो गांव गोद लेने चाहिए। तो उस आह्वान के तहत मैंने अपना गांव और अपने नज़दीक का एक गांव गोद लिया है। उसके अलावा हमने कुल पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के 32 गांवों को अडॉप्ट किया है, जहां पे मेडिकल सुविधाएं नहीं है। हमने एक मोबाइल वैन को डेवलप किया है, जिसके अंदर एक्सरे, ईसीजी, पैथ लैब
वगैरह वगैरह सब चीज़ उसमें फिटेड है। और वो मोबाइल वैन का एक हमने चार्ट बनाया, शेड्यूल बनाया है। वो गांव-गांव में घूमती है और लोगों को निःशुल्क उनका इलाज करती है। डोर स्टेप ये पिछले वर्ष भी 7 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था और इस वर्ष ये इस शुभ मुहूर्त में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ही वाइब्रेंसी है, बहुत उत्साह प्रवासियों में देखा गया है। ऐसा लग रहा था कि वो इस वर्ष इसका इंतज़ार कर रहे थे और ये एक इमोशनल कनेक्ट उनको देता है। इसके साथ ही साथ मैं अगर युवा परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान है गांव को अडॉप्ट करने का, आपने देखा जिन लोगों ने अडॉप्ट किया उन्होंने यहाँ पर बताया कि उन्होंने क्या चेंज वो अपने गांव में लाए और क्या उनकी आगे की रूपरेखा है। जो बाहर के आउट ऑफ कंट्री प्रवासी हैं उनमें 20 प्रवासियों ने अपने गांव को गोद लिया है। तो विधानसभा के विशेष सत्र का आज होगा समापन। सदन में सीएम ने 25 साल का रोड मैप पेश किया। हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। तो फिलहाल जानकारी दे दें कि उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर विधानसभा के विशेष सत्र का समापन आज होना है, जहां मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में राज्य के बीते 25 वर्षों की विकास यात्रा और आने वाले 25 वर्षों का रोड मैप पेश किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि ये विशेष सत्र राज्य के 25 साल की उपलब्धियों और अनुभवों को संजोता है और आने वाले 25 वर्षों की दिशा तय करने के लिए आयोजित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी विचारधारा के अनुसार ही अपने विचार रखे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है, उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना। इन 25 सालों की यात्रा में जो हमारे अनुभव रहे हैं, जो उपलब्धियां रही हैं, कहीं ना कहीं उनका हमें विश्वास करके आगे की 25 साल की स्वर्णिम यात्रा की तैयारी के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया था। अपने अपने विचारधारा के अनुरूप लोगों ने वहाँ पर अपने विचार रखे, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। ये संकल्प लेकर हमको आगे बढ़ना। तो विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर के एक बड़ी खबर है, जहां सदन में बनभूलपुरा को लेकर के हंगामा हुआ। सदन में बीजेपी और कांग्रेस के विधायक आमने सामने नजर आए हैं। दरअसल सदन में कांग्रेस के विधायकों का हल्ला बोल देखने को मिला। मुन्ना सिंह चौहान की बात पर भड़के कांग्रेस विधायक, एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ये कांग्रेस की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान बनभूलपुरा के नाम पर बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान और हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश आपस में ही भिड़ गए। बता दें कि मुन्ना सिंह चौहान ने बनभूलपुरा की तुलना नर्क से कर दी, जिससे कि कांग्रेस विधायक भड़क उठे और गर्मा गर्मी का माहौल बन गया। दरअसल बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों के बीच में खूब जुबानी जंग भी देखने को मिली। तो विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल सदन में बनभूलपुरा को लेकर के जोरदार हंगामा देखने को मिला। दो पक्षों के विधायक आपस में उलझते हुए नजर आए। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तीखी नोकझोंक इस दौरान देखने को मिली। बताया जा रहा है कि काम न होने को लेकर के, और ये बताया गया कि किस तरीके से मुन्ना सिंह चौहान की बात पर कांग्रेस विधायक भड़क गए। दरअसल ये बीजेपी की ओर से कहा गया था कि जिन क्षेत्रों की ये बात कर रहे हैं वहां पर अभी भी किस तरीके से सिर्फ नर्क जैसे हालात दिखाई देते हैं, जिसके बाद से कांग्रेस के विधायक भड़क उठे और कांग्रेस के विधायक और बीजेपी विधायकों के बीच में खूब कहासुनी हुई। तो उत्तराखंड में विशेष सत्र चल रहा है। इसी विशेष सत्र के दौरान बनभूलपुरा मामले को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने नजर आई।
तो वहीं विशेष सत्र में गैरसैंण का मुद्दा एक बार फिर से गूंजा और मुद्दे को लेकर के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी अपनी बात रखते हुए नजर आए। 2012 में विधानसभा सत्र गैरसैंण में हुआ था। यशपाल आर्य ने बीजेपी पर इस दौरान निशाना साधा। बीजेपी सरकार ने गैरसैंण को नकारा है। उत्तराखंड में विधानसभा के विशेष सत्र में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दा एक बार फिर उठाया गया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा, 2012 में कांग्रेस की सरकार के समय में टेंट में विधानसभा सत्र गैरसैंण में हुआ और उसके बाद हरीश रावत की सरकार में भवन निर्माण का काम हुआ, जबकि बीजेपी सरकार ने गैरसैंण को नकार दिया है और हम आज भी गैरसैंण को लेकर के प्रतिबद्ध हैं। वहीं बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने प्रस्ताव रखे कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किया जाए और सभी शासकीय अशासकीय कार्य गैरसैंण में ही हो। पहला प्रस्ताव मैंने रखा है कि इस विधानसभा को इस रजत जयंती पर यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए कि उत्तराखंड का राज्य की राजधानी पूर्ण राजधानी गैरसैंण के अंदर हो और अगली बार विधानसभा के सभी सत्र शासकीय और प्रशासकीय कार्य पूरी तरह से गैरसैंण से संचालित हो। दूसरा प्रस्ताव मैंने माननीय अध्यक्ष जी के सामने रखा कि जैसे 7 सिस्टर स्टेटों में परिसीमन नहीं हो रहा है क्योंकि उनके सामरिक और भौगोलिक परिस्थितियों को देकर के परिसीमन नहीं किया जा रहा है, वैसे हम चाहते थे उत्तराखंड का जो परिसीमन हो वो भी उसी तरह से हो जिस तरह से यहाँ पे जब राज्य गठित हुआ, जब 57% सीटें पहाड़ में और लगभग 43% सीटें प्लेन मैदान में थी। तो वहीं उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक गाइड के शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का मामला सामने आया, जहां पर एक टूरिस्ट ने सोशल मीडिया पर शिकायत की, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। टूरिस्ट ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि गाइड ने विदेशी मेहमानों को तंबाकू देने की पेशकश की और उन्हें उस लोकेशन की जानकारी देने के बजाय सोता रह गया। ये घटना तब हुई जब जिप्सी में फ्रांस के मेहमान बैठे हुए थे। रतन नाम के इस शख्स ने एक्स पर लिखा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हमारे दिन के गाइड से मिलिए और अफसोस उनके पास पर्यटकों को देने के लिए केवल ये था तंबाकू। हमें उन्हें तंबाकू का पैकेट जमीन पर फेंक करके कचरा फैलाने से भी रोकना पड़ा। सफारी के दौरान लंबी 1 घंटे की नींद लेने के बाद वो केवल ये कहने के लिए जागे, हिरण का मांस स्वादिष्ट होता है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अबू बकर मकरानी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबू बकर, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जब इस तरीके से कोई विदेशी मेहमान भारत में आ रहा है और जब इस तरीके का रवैया उनके साथ किया जाए तो फिर लाजमी है कि ऐसे में तो आप भारत की टूरिज्म को भी खराब कर रहे हैं और साथ ही साथ एक छवि जो आप उन मेहमानों की नज़र में छोड़ते हैं, तो फिर क्या अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई उस शख्स पर हुई है? जी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही ये पूरी वारदात सोशल मीडिया और एक्स पर वायरल हुई, उसके बाद ही कॉर्बेट प्रशासन ने इसको पूरा मामला संज्ञान में लिया और इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जो गाइड था उसको फिलहाल अभी बैन कर दिया गया है और इस पर जो है एसडीओ बिजरानी जो अमित गासाकोटी है उनको इस पे जांच पे लगा दिया गया है। जांच पूरी होने के बाद जो है उसको अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी और उसको कॉर्बेट नेशनल पार्क के सभी जोनों में बैन कर दिया जाएगा। जी ठीक है, साथ ही आप ये कह रहे हैं कि कार्रवाई की बात कही गई है, क्या ये पहला मामला था या इसके पहले भी इसने कुछ और भी मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार किया है? इसको लेकर कोई जानकारी मिली हो? देखिए, आपको बता दूं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक ढेला जोन है जहां पर पूर्व में भी इसी गाइड के द्वारा जो है इस मिस हैपनिंग को अंजाम दिया गया था और हम जो है जहां तक हमें जानकारी मिल रही है तो ये मामला एक बार पहले भी हो चुका है जो ढेला रेंज में घटित हुई थी ये पूरी घटना। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल तो ये है ही अपने आप में, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अगले फरवरी तक जो है वो जो विदेशी पर्यटक आने वाले हैं उनसे इस समय पर पूरी तरह से फुल है। तो ये बड़ा सवाल तो बनता ही है कि इस तरह की जो लापरवाही है वो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब उत्तरकाशी से जुड़ी हुई खबर की भी कर लेते हैं। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री उत्तरकाशी के गंगनानी बड़कोट पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कवि कुमार विश्वास भी मौजूद रहे, जहां दोनों ने यमुनोत्री धाम में पूजा अर्चना की। वहीं इस अवसर पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, अब इस देश में तनातनी नहीं बल्कि सनातनी ही होंगे। किसी मजहब या किसी सरकार के खिलाफ नहीं, लेकिन सनातन एकता पद यात्रा हिंदुओं को जगाने के लिए है।
सनातनियों को एकजुट करेंगे। अब इस देश में तनातनी नहीं, सनातनी होंगे। इस देश में अब गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद होगा। इस देश में राम का विरोध करने वाले नहीं, राम का सपोर्ट करने वालों की जय जयकार होगी। हमने तो यमुना मैया के किनारे बैठकर संकल्प ले लिया, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। तो वहीं काशीपुर में खनन की प्रक्रिया को लेकर के प्रशासन ने अपनी कमर कस ली। प्रशासन की कोसी नदी को खोलने की तैयारी पूरी है। प्रशासन ने 10 टायर ट्रकों पर लगाई है पूरी तरीके से रोक। सिर्फ 6 टायर वाले वाहन का अब रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। प्रशासन ने अब तक 191 वाहन को रजिस्टर्ड कर दिया है। उत्तराखंड की कोसी नदी में खनन की प्रक्रिया को लेकर के प्रशासन ने कमर कस ली है। जहां कोसी नदी को वैध रूप से खनन के लिए खोलने की तैयारी पूरी कर दी गई है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है। लेकिन इस बार खनन में बड़ा बदलाव किया गया है ताकि अवैध खनन पर नकेल कसी जा सके, सड़क हादसों पर रोक लगाई जा सके और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सके। बता दें कि वन निगम ने खनन के लिए नई रणनीति लागू कर दी है। इस रणनीति के तहत में 10 टायर ट्रकों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और सिर्फ 6 टायर वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। अब तक 191 वाहन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वहीं वन विभाग ने साफ संदेश दिया है कि अवैध खनन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संयुक्त टीमें गठित भी की गई हैं ताकि इस पर निगरानी भी रखी जा सके। नदी पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं और जो भी चोरी छिपे वाहन नदी में अगर घुसने की लेकर के कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोसी नदी में जो है हमारी एक गेट बंजारी फर्स्ट प्रारंभ हो चुका है और बंजारी फर्स्ट में 191 6 टायरा हमने ओपन कर दिए हैं जो सुचारू खनिज की निकासी ले रहे हैं। और जहां तक 10 टायरा की बात है, हमने 10 टायरा इस वर्ष एक्सीडेंटल दृष्टिकोण से ग्रामीण एरिया से, क्योंकि माल वो भर के गुजरते हैं, उनको हमने प्रतिबंधित कर रखा है अभी अग्रिम आदेशों तक। और अन्य गेट हमारे सुचारू प्रारंभ होने की तैयारी चल रही है। तो सर पिछले साल पूरा प्रयास है कि उन पर भी रोक लगा दी गई है हमारे, और हम उनको भी अभी नवीनीकरण नहीं दे रहे हैं। तो वहीं सितारगंज में किसानों की धान तुलाई को लेकर के बड़ी खबर सामने आई। किसानों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। धान खरीद का पोर्टल बढ़ने पर अब किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक ने धन्यवाद किया। सीएम धामी मंत्री सौरभ बहुगुणा का जताया आभार। सितारगंज में किसानों की धान तुलाई को लेकर के दिक्कतें आ रही थी लंबे समय से, जिसमें अब लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। जहां कुमाऊं क्षेत्र के तराई कृषि मंडियों में धान तौल को लेकर के दिक्कत आ रही थी। हर दिन तराई की मंडियों में किसान धान तौल को लेकर के परेशान थे। नानकमता में 2 दिन पहले ही धान केंद्र पर तौल बंद होने पर जमकर के हंगामा हुआ था। बता दें कि राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक संजय गोयल ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से पत्राचार कर कच्चे आड़तियों का पोर्टल बढ़ाने की मांग की थी। इसके बाद प्रत्येक कच्चा आड़ती 1000 क्विंटल का पोर्टल बढ़ाया भी गया, जिसको लेकर के प्रदेश संयोजक संजय गोयल ने बताया कि तराई क्षेत्र में बड़ी मात्रा में किसानों का धान अभी खेतों और घरों में ही पड़ा है। पोर्टल बंद होने से किसानों के माल की बिक्री नहीं हो पा रही थी। साथ ही संजय गोयल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, खाद्य मंत्री रेखा आर्य का धन्यवाद किया। 2000 का पोर्टल था, वो हमारा समाप्त हो गया था। जो हम कच्चा आड़ती जिसको कहते हैं, कच्चे आड़ती के द्वारा हमारे कुमाऊं में खरीद की जाती है। प्रदेश का संरक्षक होने के नाते मैंने माननीय सौरभ बहुगुणा जी से रिक्वेस्ट की और पत्राचार किया। माननीय सौरभ बहुगुणा जी द्वारा निर्देशित कराकर हमारा आरएफसी महोदय ने 1000 क्विंटल का सभी मिलर्स का पोर्टल बढ़ाया। पहले जो कंडीशनें लगा रहे थे माननीय सौरभ जी मंत्री जी के द्वारा, वह कंडीशनें हटवाकर 1000 क्विंटल का हमारा पोर्टल, जो कि हमारे द्वारा सुचारू रूप से दोबारा से खरीद चालू कर दी गई है।
तो वहीं रुड़की सिविल अस्पताल में उस वक्त हंगामा मच गया जब इलाज कराने आई महिला ने सर्जन डॉक्टर पर ड्यूटी के दौरान नशे में होने का अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। महिला अपने 3 साल के बेटे का इलाज कराने पहुंची हुई थी। आरोप यह है कि डॉक्टर ने इलाज से मना कर दिया और दवा न होने का बहाना बनाते हुए अभद्रता की, जिसके बाद से महिला ने हंगामा करते हुए CMS डॉक्टर संजय कंसल से शिकायत भी की और जांच के दौरान संबंधित डॉक्टर अपने कक्ष से नदारद मिला, जिसके बाद मामले को लेकर के CMS ने कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। गए अधिकारी के पास गए, अधिकारी ने बोला बड़े अधिकारी के पास जाओ, बड़े अधिकारी ने बोला आप कहीं और जाओ, मतलब या इसकी एप्लीकेशन डाल दो। हमारी किसी ने यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं करी। जी नहीं, हमने उनसे नहीं की अभी, लेकिन उन्होंने हमें बोला नहीं कि आप उनके पास जाओ। उन्होंने बोला सीधा की शिकायत। मैंने बोला भी है कि सर मैं आपको प्रूफ दे रही ना इस चीज की। वहाँ पे जो पेशेंट आए उन्होंने भी वो देखा उसकी चेहरे को, उसकी आंखों को कि हाँ उसने ड्रिंक करी हुई है। मैं चली भी जाती यहाँ से अगर नॉर्मल मामला होता कि चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर बोले कि नॉर्मल है, डॉक्टर में चली जाती हैं, लेकिन उसने ना ड्रिंक करी हुई है, इतनी ड्रिंक करी हुई है कि वो पेशेंटों को देख रहा, सर्जन डॉक्टर पेशेंटों को देख रहा है। यहाँ पे ये देखो ये हाल है सरकारी हॉस्पिटलों का, और यहाँ पे डॉक्टर खड़े हुए हैं, पेशेंट खड़े हुए, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। एक महिला मेरे पास आई थी, उसका 3 साल का बच्चा था, उसका जो टंग, उसकी जीभ नीचे तलवे से जुड़ी हुई थी, तो बोली मैं कटवाने के लिए आई थी और सर्जन साहब ने उसके साथ में कह मेरे साथ बहुत ज्यादा वो करा है, अभद्र व्यवहार करा है कि 5 साल के छोटे बच्चे का मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है, इसमें आपको जो भी शिकायत हो आप लिख के दे दीजिए और अगर कोई भी लिखित में कंप्लेंट आएगी तो उसके ऊपर विधि सम्मत जो भी होगा उसमें एक्शन लिया जाएगा। खबर वेरीनाग से, जहां एक और सरकार प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के बाद से खेल सुविधाओं को लगातार बढ़ावा देने की बात कह रही है, तो वहीं राजकीय इंटर कॉलेज दशाईथल के खेल मैदान को डंपिंग जोन बना दिया गया है, जिससे कि इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों को अब उनके सामने खेलकूद को लेकर के परेशानी भी खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। खेल मैदान में मिट्टी के पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। जिस टाइम पे यहाँ पे डंप करने आते हैं तो अचानक से यहाँ पे कैंटर वगैरह जो इनकी गाड़ियाँ हैं ये आती हैं और फेंक के चले जाती हैं, और जिसकी समस्याएं कल तक का तो ये सारी मिट्टियाँ इधर पड़ी हुई थी। आज इन्होंने कल भाई लोगों ने वीडियो बनाई थी, फेसबुक पे डाली थी, तो उसके चलते एक परिणाम हुआ कि यहाँ की मिट्टी इन्होंने दूसरे साइड भी डाल दी है और पूरा ग्राउंड ऐसा है कि डंपिंग जोन बना दिया है। सर देखिए, ये हमारे लिए बड़ी विडम्बना का विषय है कि मिट्टी ऊपर से इधर डंप कर रहे हैं, बल्कि हमने ठेकेदार को और संबंधित विभाग को तक सूचना दे दी कि भी मिट्टी को प्लीज नीचे फेंकवा दीजिए आप, लेकिन नहीं फेंक रहे हैं। फिर बड़ी विडम्बना का क्षेत्र। कल जबरदस्ती हमारे साथ ये बच्चे आए थे तो उतनी सी मिट्टी वहां से आप देख सकते हो कि उतनी सी मिट्टी वहां से नीचे गई हुई है और ऊपर से डंपिंग जोन और इतने तहस नहस कर दिया कि आप पूछे मत। आपने पूछा तो कम से कम इस विद्यालय के बड़ी दयनीय स्थिति में है। यहाँ हमारे विद्यालय के समीप जो है इतना डंपिंग जोन बना दिया इन्होंने। अब जो आगी मिट्टी वो ठीक है, मैं ये नहीं कि हम वो नहीं कह रहे हैं, उसके बावजूद इसको हम केवल उनसे हमारी एक मांग है कि ये जो मिट्टी आई है इसको फील्ड के नीचे डाल दें। तो रुड़की में लक्सर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर लूट की घटना का 24 घंटे में खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में लूट का सामान बरामद हुआ है। आरोपी को जेल भेज दिया गया और वहीं दूसरे आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। बता दें कि आरोपी ने एक युवक से चाकू की नोक पर मोबाइल और नकदी लूटी थी। तो वहीं रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब आम के बाग में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसे देख करके पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर गंग नहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतार करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। तो मैंने देखा, फिर मैंने फोन किया नवीन दरोगा जी को फोन किया मैंने। अच्छा, उसके बाद बस उसके बाद फिर मैं साइड पे मिस्त्री छोड़ने चला गया, मेरे पीछे मिस्त्री थे।
ये लटका हुआ था यहाँ पे, आदमी को देख के मैं रुका था। मैंने कहा क्यों रुक रहे आदमी, रास्ते में भी रुके हुए थे, यहाँ पे भी रुके हुए थे। किस समय का मामला है? ये 9 बजे के करीब देखा मैंने। सुबह 9 बजे। अच्छा, पेड़ से लटका होता है? हाँ जी। इसके पास में सामान सुमान भी था? वो नहीं हमने देखा, वो तो पुलिस वालों ने। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।